म्यू टेस्ट चल रहा था। म्यू टेस्ट में न्यूमेरिकल आगे बढ़ाते हैं। प्रॉब्लम दी गई है, प्रॉब्लम है एग्जामाइन द कन्वर्जेंस ऑफ the convergence of integral from a to infinity dx upon x into log x to the whole power n plus 1 where जहां पर इस a के बारे में दिया गया लोअर लिमिट a ग्रेटर है 1। हमको कन्वर्जेंसी चेक करनी है एक इंटीग्रल की a टू इंफिनिटी dx अपॉन x into log x to the whole power n plus 1। सवाल ये उठता है कि log x अपने को दिक्कत देगा। अगर हम इसको म्यू टेस्ट से लगाना चाहें तो हमको यहाँ से x की हाईएस्ट डिग्री डिनोमिनेटर में कितनी होगी वो पता करने में दिक्कत होगी। तो हम एक काम करते हैं, हम इस पूरे के पूरे log x को ही चेंज कर देते हैं एक नए वेरिएबल t में। तो ये हमको नजर आएगा t की पावर n plus 1। और अब हम अपना काम आसानी से आगे बढ़ा सकते हैं। शुरुआत करते हैं इसे लिखना। Let log x is equal to t. Solution. Let log x is equal to t. और अगर log x is equal to t होगा तो obvious सी बात है, this implies that 1 upon x dx is equal to अपने पास dt होगा। और 1 upon x dx is equal to dt। अब अगला सवाल ये होता है कि हमारी लोअर लिमिट अपर लिमिट कितनी होगी, उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ से at x is equal to लोअर लिमिट a, जिस दिन आप x is equal to a रखोगे लोअर लिमिट t बराबर कितना मिलेगा आपको log a मिलेगा। जिस दिन आप अपर लिमिट रखते हो at x is equal to अपर लिमिट कितनी इंफिनिटी, ऑब्वियस सी बात है log इंफिनिटी दैट इज इक्वल टू इंफिनिटी, यानी t बराबर भी आपको कितना मिलेगा इंफिनिटी। तो ये पूरा इंटीग्रल चेंज हो चुका है, जिसको अब हम लिखते हैं therefore, इसलिए इंटीग्रल फ्रॉम a टू इंफिनिटी dx अपॉन x into log x to the whole power n plus 1 converted into integration from lower limit log a to infinity dx नहीं, अब 1 upon x dx की जगह पर dt हो चुका है, अपॉन ये हो चुका है अपने पास t की पावर n plus 1। नोट करो। में जो हमको फंक्शन ऑफ t मिला है, अगर उसकी बात करें हियर यहाँ पर फंक्शन ऑफ t f of t इज इक्वल टू ये मिल रहा है 1 अपॉन t की पावर n प्लस 1। ये फंक्शन ऑफ t इज इक्वल टू 1 अपॉन t टू द पावर n प्लस 1। और म्यू टेस्ट लगाने से पहले हमको ये चेक करना पड़ेगा कि क्या ये फंक्शन हमारे दिए गए इस रेंज ऑफ इंटीग्रेशन में बाउंडेड है। जवाब है ये बाउंडेड होगा। 1 अपॉन इंफिनिटी पर देखा जाए तो जाहिर सी बात है 1 अपॉन इंफिनिटी 0 आएगा और log a पर फाइनाइट क्वांटिटी आ रही है, इसका मतलब बाउंडेड है। व्हिच इज म्यू टेस्ट लगाने से पहले ये चेक कर लेना है कि आपका इंटीग्रैंड बाउंडेड है कि नहीं है। बाउंडेड होगा तभी आप म्यू टेस्ट अप्लाई कर पा रहे हो। व्हिच इज बाउंडेड इन, जो कि बाउंडेड है हमारे दिए गए इंटरवल log a से लेकर के इंफिनिटी, व्हिच इज बाउंडेड इन log a टू इंफिनिटी। ठीक, म्यू टेस्ट अप्लाई करते हैं। सो टेक म्यू इज इक्वल टू डिनोमिनेटर में हाईएस्ट डिग्री देखना n प्लस 1, तो हाईएस्ट डिग्री हुई n प्लस 1 माइनस अपर वाले में कोई डिग्री है ही नहीं तो वो हो गया 0, दैट इज इक्वल टू n प्लस 1। नाउ लिमिट x टेंडिंग t टेंडिंग टू द इंफिनिटी, और यहाँ हो गया x टू दी पावर म्यू होता था तो t टू दी पावर म्यू यानी t की पावर n प्लस 1 इंटू 1 अपॉन t की पावर n प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल टू 1, जो कि फाइनाइट है और नॉन जीरो है। ये कैंसिल आउट। ठीक, म्यू टेस्ट अगर अप्लाई करें तो वो कहता है कि अगर म्यू ग्रेटर देन 1 है तो आपका दिया गया इंटीग्रल कन्वर्जेंट होगा। लिखना बाय म्यू टेस्ट
by mu test. Integral is convergent. Integral is convergent if mu greater than 1, that is अर्थात if mu कौन था, mu is equal to n plus 1 था, that is if n plus 1 greater than 1, that is अर्थात if n greater than 0, ये था म्यू टेस्ट से अगर हम बात करें तो ये दिया गया इंटीग्रल तब कन्वर्जेंट होगा जब n ग्रेटर देन 0 होगा। और डाइवर्जेंट के लिए याद करो एंड डाइवर्जेंट dgt if यदि म्यू लेस देन आर इक्वल टू 1, म्यू लेस देन आर इक्वल टू 1, दैट इज अर्थात इफ यदि म्यू यानी कि n प्लस 1 लेस देन आर इक्वल टू 1, दैट इज अर्थात इफ n इज लेस देन आर इक्वल टू 0, n की वैल्यू ये जो लगी हुई है n की वैल्यू अगर ये ग्रेटर देन 0 होती है यानी पॉजिटिव होती है तो आपका दिया गया ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट होगा, लेकिन अगर इक्वल टू 0 या लेस देन 0 होती है तो अब यही कैसा होगा, डाइवर्जेंट होगा। नोट कर लो इसे। अगला नंबर लिया जाए इसके अगला नंबर क्या है, प्रॉब्लम टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द इंटीग्रल, टेस्ट द कन्वर्जेंस test the convergence of the integral test the convergence of the integration from 0 से infinity x to the power 2m upon 1 plus x to the power 2m dx। दिक्कत फिर वही है, लिमिट 0 से इंफिनिटी स्टार्ट है तो पहले हम लोग इसको नॉन जीरो से इंफिनिटी लेकर के चलते हैं। सॉल्यूशन में लिखना, इसको फिर से रीराइट करते हैं, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी x टू द पावर 2m अपॉन 1 प्लस x टू द पावर 2n dx कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a x टू द पावर 2m अपॉन 1 प्लस x टू द पावर 2n dx प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू इंफिनिटी x टू द पावर 2m। और मोस्ट प्रोबेबली केसेस ऐसे बनेंगे ना, जब आप दो हिस्से में तोड़ोगे तो एक हिस्सा आपका प्रॉपर होगा, सेम यहाँ भी पहला हिस्सा प्रॉपर होने वाला है x टू द पावर 2m अपॉन 1 प्लस x टू द पावर 2n साथ में dx। और इतने पर अगर निगाह डालें तो ये हमारा कैसा है, प्रॉपर, बिकॉज जीरो रखने पर पूरा का पूरा जीरो इंटीग्रेंड हो जाएगा, a रखने पर भी ये फाइनाइट बना रहेगा, तो ये आपका हो गया प्रॉपर और ये दूसरा हिस्सा हो गया इम्प्रॉपर। जाहिर सी बात है हमको केवल और केवल इनके लिए चेकिंग करनी है, दूसरे वाले के लिए वो ऑलरेडी कन्वर्जेंट होगा। चलो शुरुआत करते हैं चेकिंग की। ठीक, म्यू टेस्ट अप्लाई करते हैं, लिखना है टेक म्यू इज इक्वल टू टेक, ये लाइन अपने आप से लिख लेना, नाउ बी चेक ओनली फॉर इम्प्रॉपर इंटीग्रल, टेक या हम लिख दे रहे हैं, नाउ बी चेक ओनली फॉर सेकेंड, बी चेक ओनली फॉर सेकेंड इंटीग्रल, सेकेंड इंटीग्रल केवल दूसरे इंटीग्रल के लिए चलेंगे। तो दूसरे इंटीग्रल के लिए हम लोग बात करते हैं, अच्छा a से लेकर के इंफिनिटी तक के बीच में अगर इसकी वैल्यू देखी जाए, क्या शुरुआत करते हैं म्यू लेने की, म्यू इज इक्वल टू टेक म्यू इज इक्वल टू डिनोमिनेटर में पावर 2n, डिनोमिनेटर और उसके बाद न्यूमरेटर में पावर 2n माइनस 2n। शुरुआत करते हैं इसी से म्यू टेस्ट को अप्लाई करने की। ये अपने पास आएगा, दिस इंप्लाइज दैट
लिमिट x टेंडिंग टू द इंफिनिटी x to the power mu into function f of x is equal to limit x tending to the infinity x to the power 2n minus 2m into x to the power 2m अपॉन एक काम करते हैं इस पूरे हिस्से में से x की पावर 2n को कॉमन कर देते हैं तो x to the power 2n कॉमन ब्रैकेट में जो बच रहा है वो अपने पास है यहाँ x की 2n को कॉमन किया तो 1 बचा 1 प्लस 1 अपॉन x की 2n 1 अपॉन x to the power 2m एक चीज करो ये x की पावर 2m से ये 2m कैंसिल आउट ये माइनस 2m ये प्लस 2m गुणे में हर जुड़ती के नियम से ये कैंसिल आउट बचा केवल 1 यानी दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू द इंफिनिटी 1 अपॉन नीचे का फैक्टर 1 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 2m और ऑब्वियस बात है 1 लिमिट एग्जिस्ट करती है तो सारा दारोमदार कन्वर्जेंसी डाइवर्जेंसी का केवल और केवल म्यू पर आ चुका है लिखते हैं नाउ यहां पर लिख देते हैं लिमिट एग्जिस्ट एंड नॉन जीरो लिमिट एग्जिस्ट पहले हिस्से के लिए जब म्यू ग्रेटर देन 1 होता है तो लिमिट का केवल एग्जिस्ट करना देखा जाता है जीरो आए तब पर भी चलेगा लेकिन दूसरे हिस्से के लिए लिमिट एग्जिस्ट एंड नॉन जीरो होनी चाहिए अब चूंकि म्यू की वैल्यू पता है नहीं ग्रेटर देन 1 है या लेस देन आर इक्वल टू 1 है तो हम दोनों हिस्से की बात यहीं पर कर लेते हैं लिमिट एग्जिस्ट एंड नॉन जीरो लिमिट एग्जिस्ट भी करती है और एग्जिस्ट करने के साथ साथ लिमिट कैसी है नॉन जीरो है नॉन म्यू ग्रेटर देन 1 या लैंग्वेज चेंज कर लें थोड़ी सी इधर हटा करके लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज कर लें देखना बाय म्यू टेस्ट therefore क्या बार बार वही चीज लिखें बाय म्यू टेस्ट सीधे लिख रहा है इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट वो जो सेकंड इंटीग्रल था वो कन्वर्जेंट होगा इफ यदि म्यू ग्रेटर देन 1 दैट इज इफ म्यू अपना कितना था 2n minus 2m इज ग्रेटर देन 1 अच्छा एक चीज गौर करना ये केवल और केवल तब होल्ड होगा ना जब n ग्रेटर देन m होगा इसके अलावा ये होल्ड होने वाला नहीं है तो आगे लिख देना which is possible जैसे हम दोनों को बराबर रखें अगर हम दोनों को बराबर रखें तो ध्यान देना इधर जितना रखेंगे उतना इधर रखेंगे तब तो ये दोनों आपस में बराबर अब तो ये ग्रेटर देन 1 होने वाला है बल्कि ये ऑलरेडी कितना हो जाएगा 0 यानी जब n बराबर आप m रखोगे n बराबर m तब तक ये कितना होगा 0 और 0 इज ग्रेटर देन 1 ये हो नहीं सकता है एक बात दूसरी बात अलग अलग रखें अलग अलग का मतलब हम n को छोटा रखें और m को बड़ा रखें अगर इसको बड़ा रखेंगे तो ये क्वांटिटी नेगेटिव तैयार होगी पूरी की पूरी फिर नहीं पॉसिबल है तो m को m से बड़ा ही होना पड़ेगा इसलिए इस बात पे हम लिखते हैं which is possible only when जब n greater than m यानी आपका दूसरा इंटीग्रल कन्वर्जेंट होगा केवल और केवल तब जब m ग्रेटर देन कितना रहेगा m रहेगा डाइवर्जेंट दूसरी भी बात लिख देते हैं dgt ठीक इफ यदि म्यू लेस देन आर इक्वल टू 1 दैट इज अर्थात इफ 2n minus 2m लेस देन आर इक्वल टू 1 दैट इज इफ सीधी बात n लेस देन आर इक्वल टू m ये रहा इस नेचर पर आपकी सीरीज डाइवर्जेंट होगी और इस नेचर पर आपकी सीरीज कन्वर्जेंट होगी सीरीज सॉरी इंटीग्रल कन्वर्जेंट होगा और डाइवर्जेंट इसमें एक लाइन मिसिंग है वो लिख देते हैं m और n के बारे में कोई बात नहीं की गई है ये लिख देना वेयर जहां पर m and n both are positive integers जहां पर m और n दो के दोनों कैसे इंटीजर हैं पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और इसके बाद अब शुरुआत करते हैं अबेल टेस्ट की
अबेल टेस्ट का जब इस्तेमाल होगा तो वो प्रोडक्ट के लिए इस्तेमाल होगा। अगर आपको जो इंटीग्रेंड दिया गया है उन इंटीग्रेंड में आपस में दो फंक्शन का प्रोडक्ट हुआ है तो हम मैक्सिमम केसेस में अबेल टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। शुरुआत करते हैं अबेल टेस्ट की। Abel test. Abel's test for the convergence of integral of a product. For the convergence of integral of a product. Integral of a product. Dash. Abel test, Abel का टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रल, उस इंटीग्रल की कन्वर्जेंसी को चेक करने के लिए अबेल का टेस्ट जो कैसा है ऑफ अ प्रोडक्ट, जो एक प्रोडक्ट का इंटीग्रल है, जैसे f ऑफ x into phi ऑफ x, दो फंक्शन दे दिया कि दोनों का प्रोडक्ट है और इस पे इंटीग्रेशन बैठा दिया, इंटीग्रेशन f ऑफ x g ऑफ x या इंटीग्रेशन f ऑफ x phi ऑफ x, इंटीग्रेशन f ऑफ x h ऑफ x, इस तरह प्रोडक्ट में दिया गया और आपको लोअर लिमिट अपर लिमिट लगा दी गई है और ये फर्स्ट काइंड का है। तो उस फर्स्ट काइंड के इंटीग्रल में अब फर्स्ट काइंड का मतलब आपका इंटीग्रैंड बाउंडेड है और आपकी रेंज कैसी है, इनफाइनाइट की है। तो उसमें अबेल का टेस्ट किस तरीके से लगता है, स्टेटमेंट नोट करना। स्टेटमेंट है इफ इंटीग्रल a टू इंफिनिटी, स्टेटमेंट इफ इंटीग्रल फ्रॉम a टू इंफिनिटी फंक्शन fx dx converges if integral a to infinity function fx dx converges and phi of x is bounded and monotonic, is bounded and monotonic, is bounded and monotonic for x greater than a, then integral from a to infinity function fx into phi of x dx, fx into phi of x dx is convergent, कहा यह जा रहा है कि अगर आपको एक इंटीग्रल दिया गया है, इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू इंफिनिटी फंक्शन fx phi of x dx, ये इंटीग्रल आपको दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट होगा या नहीं होगा। तो आप एक काम कीजिए, आप इसमें से एक फंक्शन f of x को निकाल लीजिए और इस इंटीग्रल को चेक कर लीजिए। अगर ये इंटीग्रल कैसा आ गया, कन्वर्जेंट आ गया, एक बात। दूसरी बात, जो आपका phi of x है वो x ग्रेटर देन a पर, यानी x ग्रेटर देन लोअर लिमिट से आगे जितनी भी दुनिया चल रही है a से लेकर के इंफिनिटी तक की जो ये दुनिया बसी पड़ी है, इसमें लोअर लिमिट से आगे यहाँ इस पूरे हिस्से में phi of x अपने नेचर को कैसा बताता है, बाउंडेड बताता है। एक बार phi of x का नेचर बाउंडेड है और साथ ही साथ कैसा है, मोनोटॉनिक है। मोनोटॉनिक होने का मतलब है ये मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग होगा तब भी चलेगा, मोनोटॉनिकली डिक्रीजिंग होगा तब भी चलेगा। phi of x बाउंडेड हो, बाउंडेड होने के साथ साथ ये कैसा हो, मोनोटॉनिक हो, यानी मोनोटॉनिक में दोनों नेचर हो सकते हैं, मोनोटॉनिकली इंक्रीजिंग भी हो सकता है और मोनोटॉनिकली डिक्रीजिंग भी हो सकता है, दोनों चलेगा। अगर ये बातें फुलफिल होती हैं तो इसका मतलब आपका ये होल दिया गया इंटीग्रल भी कैसा होगा, कन्वर्जेंट। ये वापस टेस्ट हम दोहरा रहे हैं। अगर आपको इंटीग्रेशन a टू इंफिनिटी फंक्शन fx phi of x दिया जाता है कन्वर्जेंस को प्रूव करने के लिए कि ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट है, तो आप केवल एक काम कीजिए, पहले एक फंक्शन f of x पहचानिए जिसका नेचर आपको पता है। ये दिया नहीं जाएगा कि f of x और phi of x किसको माना जाए, ये हमें पहचानना पड़ेगा कि दोनों दिए गए फंक्शन में अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट के रूप में लिखे हैं तो उनमें से एक फंक्शन को पहचाने जो फंक्शन a से लेकर के इंफिनिटी तक के बीच में, यानी आपकी लोअर लिमिट टू अपर लिमिट तक के बीच में वो कन्वर्जेंट रहे। आपको पहचान मिला, उस फंक्शन को अलग कीजिए।
जो दूसरा फंक्शन बाकी बच रहा है वो फाई ऑफ एक्स मानिए। फाई ऑफ एक्स का नेचर पता कीजिए कि फाई ऑफ एक्स ए से आगे यानी ग्रेटर देन ए से लेकर के इन्फिनिटी तक के बीच में क्या फाई ऑफ एक्स बाउंडेड रहता है। अगर बाउंडेड रहता है तो नेचर चेक करें मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, इन शॉर्ट मोनोटोन है या नहीं। अगर आपका फंक्शन बाउंडेड है फाई ऑफ एक्स और साथ ही साथ मोनोटोन है तो आप गारंटी दे दीजिए दिया गया मेन ये प्रोडक्ट वाला इंटीग्रल भी आपका कैसा होगा, कन्वर्जेंट होगा। शुरुआत करते हैं। Test the convergence of test the convergence of integral from a to infinity ब्रैकेट में 1 माइनस e to the power माइनस x cos x upon x square dx जहां पर दिया गया है a ग्रेटर देन 0। इस इंटीग्रल की कन्वर्जेंसी को चेक करना है। इंटीग्रल है इंटीग्रेशन फ्रॉम a to infinity विद इन ब्रैकेट 1 माइनस e to the power माइनस x cos x upon x square dx। अगर हम ध्यान दें तो अभी पीछे हम लोग sin x upon x square, sin square x upon x square या cos x upon x square इसको कहीं ना कहीं से डील कर चुके हैं। तो हम इसी को मानते हैं, जिसको डील कर चुके हैं इसको हम fx मानते हैं क्योंकि हमको पता है इसकी कन्वर्जेंसी बताई जा सकती है। लिखना सॉल्यूशन, टेक f of x is equal to cos x upon x square। टेक f of x is equal to cos x upon x square। एक बात, दूसरा इनको हम जब इसको fx मान लिए तो ऑब्वियस बात है इसको हम phi of x मान लेते हैं एंड phi of x is equal to 1 minus e to the power minus x। चूंकि हम cos x upon x square का नेचर पहले ही डील कर चुके हैं इसलिए हम इसको fx मान सकते हैं। हमको पता है ये कन्वर्जेंट कब कब आ सकता है। और जो दूसरा फंक्शन बच रहा है जिसको हम नहीं जानते थे उसको हम 1 minus e to the power minus x मान लेते हैं। ये आपका phi of x होगा। ठीक, शुरुआत करते हैं लिखना। सिंस f of x को चेक करते हैं कि क्या f of x कन्वर्जेंट है या नहीं है। f of x की कन्वर्जेंसी को चेक करने के लिए हम लोग कहते हैं mod f of x is equal to mod of cos x upon x square और नीचे का फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव बना रहेगा। दिस इज इक्वल टू mod of cos x अपॉन mod of x स्क्वायर का मतलब केवल और केवल कितना x स्क्वायर और mod of cos x इसकी टॉप मोस्ट वैल्यू 1 होती है तो दिस क्वांटिटी लेस देन और इक्वल टू 1 अपॉन x स्क्वायर। और हमको ये भी पता है कि ये जो 1 अपॉन x स्क्वायर आया है ये इंटीग्रल में अगर चेंज किया जाए तो ये n ग्रेटर देन 1 है एंड इंटीग्रल फ्रॉम a to infinity 1 upon x square dx must be convergent। और इस इंटीग्रल को हम लोग जानते हैं कि ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट है क्योंकि इसकी डिग्री जो n है वो ग्रेटर देन 1 है। और अगर ये कन्वर्जेंट हुआ तो इसका मतलब है दिस इंप्लाइज दैट इसके कन्वर्जेंट होते ही इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन fx dx और कहां से फ्रॉम a to infinity पुराने वाले टेस्ट के आधार पर सारी बातें हो रही हैं। इंटीग्रल a to infinity fx dx is also convergent। एक काम तो हो गया कि हमारा दिया गया फंक्शन f of x जिसको हमने माना था वो कन्वर्जेंट हो गया। अब हमको चेक करना है phi of x क्या ये बाउंडेड और मोनोटोनिक है या नहीं। अगर ये बाउंडेड और मोनोटोनिक होगा तो हम यहां से टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। अब ध्यान देना phi of x को पता करना है ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। चलो चेक करते हैं। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। लिखना phi dash of x is equal to
पहला डेरिवेटिव ये याद रखना, जैसे किसी फंक्शन को पता करना है इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो उसका पहला डेरिवेटिव निकालते हैं। अगर उसका पहला डेरिवेटिव f डैश ऑफ x ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव आता है, तो इसका मतलब फंक्शन आपका कैसा होगा, आपके इंटरवल में ये बात होनी चाहिए, आपका फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। और अगर यही पहला डेरिवेटिव f डैश ऑफ x नेगेटिव आता है, तो आपका फंक्शन कैसा होगा, डिक्रीजिंग। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, फाइ डैश ऑफ x, 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 हुआ, माइनस काउंट बाहर आया, e की पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन अगर किया जाए तो कितना आएगा, e की पावर x का तो e की पावर x हुआ, और माइनस x का कितना होगा, जो लोग ना समझ पाए वो लोग इधर देखो। हम लोगों ने कहा कि पहला डेरिवेटिव निकाला जाए 1 माइनस e की पावर माइनस x का, जिसमें 1 का डिफरेंशिएशन 0 हुआ, माइनस इसके बाद का हिस्सा d dx ऑफ e टू द पावर माइनस x हुआ। e की पावर x के तौर पर इसका डिफरेंशिएशन 0 माइनस e की पावर माइनस x रहा, लेकिन अब डिफरेंशिएशन होगा d dx ऑफ माइनस x का, और पता है माइनस x का डिफरेंशिएशन बनाएगा, तो ये आंसर होता है प्लस e टू द पावर x। अब जरा e की पावर x का ग्राफ देखते हैं, तो e की पावर x वो टाटा वाला फंक्शन लगातार इंक्रीज करेगा, व्हिच इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। which is monotonically increasing। जो हमेशा कैसा बना रहेगा, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग बना रहेगा। x सुधार लें, फाइ डैश ऑफ x में गलती है, ऊपर e की पावर माइनस x होगा, ये e की पावर माइनस x। एक तो ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, हाँ, तो ये ग्राफ उल्टा होगा, ये ग्राफ गलत खींच गया था, ये ऐसा जाएगा, e की पावर माइनस x है, तो e की पावर माइनस x का ग्राफ ये होगा, ये चीजें गलत हो गई हैं, ये इंक्रीजिंग नहीं डिक्रीजिंग होना चाहिए, इसको डिक्रीजिंग, व्हिच इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। एक काम डिफरेंशिएट करने पर e की माइनस x रहा, अच्छा अगर ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, अब चेक करना है क्या ये बाउंडेड है कि नहीं, क्योंकि अगर आपको एबेल टेस्ट लगाना है तो आपको फाइ ऑफ x को बाउंडेड भी होना चाहिए। चलिए चेक करते हैं, फाइ ऑफ x ऑब्वियसली बात है बाउंडेड होगा। एक तो इधर कितना हुआ 1, उसके बाद e की पावर माइनस x को अगर हम रखें तो इंफिनिटी पर ये हमेशा कैसा बना रहेगा, 1 अपॉन e की पावर इंफिनिटी दैट इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब बाउंडेड होगा एंड बाउंडेड। अच्छा फाइ डैश ऑफ x इज इक्वल टू दिस, सॉरी गलती हो रही है इसमें, ये ऐसा नहीं, हमको फाइ ऑफ x का नेचर चाहिए, फाइ ऑफ x, ये गलत लिखा गया है, ये हमने गलत लिख दिया है, इनकी अगर हम बात करें, ये गलती इसलिए हुई है, फाइ डैश ऑफ x इज इक्वल टू e की पावर माइनस x आया, इसका अगर हम ग्राफ खींचे तो इसका ग्राफ कैसा आता है, ये आता है, दिस इज y इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस x, ये ग्राफ आया। तो यहां से ये पता चलता है कि फाइ डैश ऑफ x आपका e की पावर माइनस x है, जिसका ग्राफ x एक्सिस के ऊपर ऊपर रह रहा है, तो इसका मतलब दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, यानी आपका फर्स्ट डेरिवेटिव कैसा आता है, पॉजिटिव आता है। हियर फर्स्ट डेरिवेटिव इज पॉजिटिव, और अगर आपका पहला डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब आपका जो फंक्शन दिया गया है फाइ ऑफ x वो कैसा होगा, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा। सो इसलिए फाइ ऑफ x इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, ठीक, मोनोटोन हो गया। और इसके साथ साथ बाउंडेडनेस की बात चेक करते हैं, तो पता है कि आप जो टॉप वैल्यू x की भरोगे वो आप इंफिनिटी भरोगे, तो e की पावर माइनस इंफिनिटी दैट इज 1 अपॉन e की इंफिनिटी, और 1 अपॉन e की इंफिनिटी का मतलब है 0 होना, तो इसका मतलब बाउंडेड है, एंड फाइ ऑफ x इज क्लियरली बाउंडेड, ये गलत हो गया था शुरुआत में लगाते हुए, इज क्लियरली बाउंडेड। अब काम हो गया, अब सोचो ये दिया गया इंटीग्रल कन्वर्जेंट हो गया, और आपका फाइ ऑफ x कैसा हो गया, मोनोटोनिक हो गया, और इसके साथ ही साथ बाउंडेड हो गया। सो बाय एबेल टेस्ट
So by Abel test integration from a to infinity f of x into phi of x dx is equal to integration from a to infinity 1 minus e to the power minus x into cos x upon x square dx is कन्वर्जेंट। इसलिए ये दिया गया इंटीग्रल कैसा होगा, कन्वर्जेंट होगा। नोट कर लें इसे। अगला न्यूमेरिकल चेक करते हैं। प्रॉब्लम है टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रल फ्रॉम a to infinity e to the power minus x into sin x अपॉन एक्स स्क्वायर dx। सिंपल, इसको हम मान लेंगे ये हमारा फंक्शन एफ एक्स होगा और जिसका नेचर हम जानते हैं ये कन्वर्जेंट होगा और ये हमारे पास कौन होगा, फाई ऑफ एक्स होगा। ये चलो शुरुआत करते हैं, लिखना सॉल्यूशन। लेट फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर एंड फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू e to the power minus x। आज इसका नेचर पता है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो चुका है। इसके बारे में पता कर लेते हैं कन्वर्जेंट है कि नहीं, क्योंकि दिखाना पड़ेगा एग्जाम में अपने को। बाकी जानते हैं ये कन्वर्जेंट होने वाला है। लिखना mod of the function f(x) is equal to mod of the sin x upon x square and this is equal to mod of the sin x और पता है नीचे वाला ऑलरेडी पॉजिटिव है तो अपॉन x square। दिस इज लेस देन आर इक्वल टू mod of sin x टॉप वैल्यू जाएगा तो 1 तक जाएगा, 1 अपॉन x स्क्वायर। ये एक तो mod of fx लेस देन आर इक्वल टू ये हो गया g of x। ठीक, दूसरी बार अच्छा g of x थ्रू आउट पॉजिटिव बना रहेगा a से लेकर के इंफिनिटी तक में, क्योंकि होल स्क्वायर लगा हुआ है। तो इसका मतलब एंड इंटीग्रल फ्रॉम a to infinity 1 अपॉन x स्क्वायर dx। फिर देखना कंपैरिजन टेस्ट, कंपैरिजन इंटीग्रल ये कितना है n is equal to 2 जो कि ग्रेटर देन 1 है, इज कन्वर्जेंट। सो इसलिए इंटीग्रल फ्रॉम a to infinity फंक्शन fx dx दैट इज इंटीग्रल फ्रॉम a to infinity fx का मतलब sin x अपॉन x स्क्वायर dx इज कन्वर्जेंट। ये कैसा रहा, कन्वर्जेंट रहा। एक बार एंड और इसके साथ ही साथ जो हमारा फाई ऑफ एक्स है एंड फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस x। e टू द पावर माइनस x ग्राफ को साथ में बनाना है, दैट द मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। e टू द पावर फाई ऑफ x इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस x इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, इज मोनोटोनिकली decreasing। ठीक, so by Abel test इसलिए Abel टेस्ट का इस्तेमाल करते हुए इंटीग्रल ऑफ द fx कन्वर्जेंट हो गया, फाई ऑफ x मोनोटोनिक हो गया, तो दिया गया मेन इंटीग्रल कन्वर्जेंट हो गया। by Abel टेस्ट इंटीग्रल फ्रॉम a to infinity e की पावर माइनस x sin x अपॉन x स्क्वायर dx इज कन्वर्जेंट। ये आपका दिया गया इंटीग्रल कन्वर्जेंट हो गया, नोट कर लो। इसके बाद शुरुआत करेंगे डिरिचलेट टेस्ट की। डिरिचलेट टेस्ट भी इंटीग्रल के प्रोडक्ट में ही इस्तेमाल होगा। डिरिचलेट टेस्ट की शुरुआत करते हैं। दो टेस्ट, एक अबेल एक डिरिचलेट, दोनों प्रोडक्ट के लिए इस्तेमाल होते हैं।
ये तो अबेल की कंडीशन थी जहां पर एफएक्स को देख करके काम होता है। एफएक्स को दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है, पहले अबेल का जानो। एबेल में एफएक्स को कहा जाता है कि एफएक्स आपका क्या है, कन्वर्जेंट रहे। फाई ऑफ एक्स को कहा जाता है कि आपका जो ये फाई ऑफ एक्स है, ये फाई ऑफ एक्स आपका कैसा होना चाहिए, फाई ऑफ एक्स आपका मोनोटोनिकली होना चाहिए, मोनोटोन। और मोनोटोन होने के साथ साथ प्लस बाउंडेड होना चाहिए, दो चीजें हों, तब आप कह सकते हो कि दोनों का इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन fx इनटू फाई ऑफ x ये आपका कन्वर्जेंट होगा। इसकी कन्वर्जेंसी हो, इसकी मोनोटोनिसिटी और बाउंडेडनेस हो, तब आप कह सकते हो कि इन दोनों के प्रोडक्ट से बना हुआ ये इंटीग्रल भी कैसा होगा, कन्वर्जेंट। आते हैं डिस्क्रीट पे, देखें डिस्क्रीट में क्या है। हेडिंग डाल देना डिरिचलेट टेस्ट। उम्मीद नहीं है कि आज भी ये खत्म होगा, क्योंकि अभी डिरिचलेट के बाद फिर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंसी बचती, फिर आपका सेकंड काइंड का शुरू होता है। डिरिचलेट Dirichlet's test for convergence of integral of a product, or convergence Dirichlet test for convergence of integral of a product, of integral of a product स्टेटमेंट लिखना। इफ यदि ऐसा हो, अंतर दोनों में सीखते चलना, वहां fx की कन्वर्जेंसी की बात कही गई थी, यहां पर लिखना इफ fx बी बाउंडेड, पहले ही बदलाव हो गया, इफ fx बी बाउंडेड, if fx be bounded and monotonic if fx be bounded and monotonic in closed interval a से लेकर के ओपन इंटरवल इंफिनिटी, जो आपको इंटीग्रेशन ऑफ इंटरवल दिया गया है या इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन a टू इंफिनिटी दिया गया है, उस पूरे दायरे में आपका जो पहला फंक्शन fx दिया जा रहा है, वही ये बात fx into phi of x, कोई एक आपको fx मानना पड़ेगा, कोई एक आपको phi of x, जिसको आप fx मान रहे हो उसके लिए ये बात है कि आपका fx इस दिए गए रेंज ऑफ इंटीग्रेशन में बाउंडेड हो, और बाउंडेड होने के साथ साथ मोनोटॉनिक हो, ठीक, एंड मोनोटॉनिक। इसके साथ ही साथ एंड इफ, और यदि, एंड इफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू द इंफिनिटी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू द इंफिनिटी फंक्शन f of x is equal to 0, then तब ऐसी तारीख में, मतलब एक तो बाउंडेड रहे, इसमें ये मोनोटॉनिक बना रहे, और इसके साथ साथ लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी पर फंक्शन fx की लिमिट कैसी आए, 0, देन इंटीग्रल फ्रॉम a टू इंफिनिटी फंक्शन f of x phi of x ये कन्वर्ज करेगा, कन्वर्जेस प्रोवाइड बशर्ते, प्रोवाइडेड बशर्ते एक और बात होल्ड हो जाए। पहली बात सुनना, fx लिया आपने, phi of x लिया, दोनों को आपने माना, एक फंक्शन fx बना, दूसरा phi of x बना। fx को आप देखिए कि आपके रेंज ऑफ इंटीग्रेशन में आपका दिया गया फंक्शन बाउंडेड होना चाहिए, बाउंडेड होने के साथ साथ कैसा होना चाहिए, मोनोटॉनिक होना चाहिए इस दिए गए हिस्से पर। और अब ऐसी तारीख में आपका दिया गया इंटीग्रल f of x into phi of x ये कन्वर्ज करेगा, बशर्ते एक शर्त और पूरी होनी चाहिए, वो शर्त है कि मॉड ऑफ द इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू x, अभी x के बारे में बात करते हैं, x कोई भी एक फाइनाइट वैल्यू ले सकता है, कोई भी, मॉड ऑफ द इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू x phi of x dx, ये इस इंटीग्रल का जो आपने सेकंड फंक्शन phi of x माना है उसका जो मॉड आए, उसके इंटीग्रल का मॉड इज बाउंडेड, इसको बाउंडेड होना पड़ेगा, इज बाउंडेड एज x takes all finite values, समझना इस बात।
मान लो हमको एक इंटीग्रल दिया जाता है, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए से लेकर के इंफिनिटी तक। एक फंक्शन उसमें कोई है fx, दूसरा फंक्शन उसमें कोई है g ऑफ x। किसी भी एक को पहले fx माने। नेचर ये रहना चाहिए कि आप इस रेंज में a से लेके इंफिनिटी में जिसको भी आप fx मान रहे हो वो आपका बाउंडेड और मोनोटॉनिक होना चाहिए। जैसे a से लेके इंफिनिटी तक के हिस्से में अगर मेरा फंक्शन g ऑफ x बाउंडेड रहा और मोनोटॉनिक रहा तो आज की तारीख में ये मेरे लिए किसका काम करेगा? fx का, उस fx का। ऐसा ना समझना। चलो इसको करें f1 ऑफ x का काम करेगा। a से लेके इंफिनिटी तक में अगर g ऑफ x ये बिहेव रखता है तो थ्रू आउट a टू इंफिनिटी बाउंडेड रहता है और बाउंडेड के साथ साथ मोनोटॉनिक रहता है। और इसके साथ साथ एक और बिहेव ये कि लिमिट ऑफ द g ऑफ x कितना आए? 0। ठीक। देन ऐसे मामलों में दिया गया इंटीग्रल, यानी ये जो आपको इंटीग्रल दिया गया ये कन्वर्जेंट होगा। केवल एक बात आप और साबित कर दो, अब ये छूट रहा है कि मॉड ऑफ द इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू x, x चाहे जो फाइनाइट वैल्यू को, हर एक फाइनाइट वैल्यू के लिए ये f ऑफ x dx, ये मॉड आपका कैसा आना चाहिए? बाउंडेड आना चाहिए। मॉड ऑफ दिस इंटीग्रल इज बाउंडेड। तब आप कह सकते हो कि आपका जो प्रोडक्ट दिया गया है वो प्रोडक्ट कैसा होगा? कन्वर्जेंट होगा। न्यूमेरिकल लेते हैं इसमें। पहला न्यूमेरिकल लिखें। Test the convergence of the integral. Test the convergence of the integral integration from a to infinity sin x upon under root x dx, जहां पर दिया गया है a ग्रेटर देन 0। ये नोट करो, सॉल्व करते हैं फटाफट। फंक्शन fx उसको चुनेंगे जो हमको बाउंडेड और मोनोटॉनिक दोनों नजर आएगा, वो मेरा फंक्शन fx होगा। अगर हम निगाह डालें तो सबसे पहले हमको नजर आता है 1 अपॉन अंडर रूट एक्स। 1 अपॉन अंडर रूट एक्स को अगर हम देखें तो 1 अपॉन अंडर रूट एक्स आपका बाउंडेड रहेगा, क्योंकि a से लेके इंफिनिटी तक में ये 1 अपॉन अंडर रूट a बन सकता है और इंफिनिटी रखने पर 0 बन सकता है। बाउंडेड है, मोनोटॉनिक है। आप कोई भी रख लो 1 अपॉन समथिंग 1 अपॉन समथिंग 1 अपॉन, या इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, यही दो ही नेचर इसका हो सकता है। सॉल्यूशन लेते हैं। सॉल्यूशन लिखना, टेक फंक्शन fx is equal to 1 upon under root x, एक जो बचा उसको phi of x मान लेते हैं। phi of x is equal to sin x। ये fx के नेचर के बारे में बात कर लेते हैं, लिखना है इसमें। और एक चीज और, इसलिए भी इसको fx लिया क्योंकि हमको लिमिट 0 लेकर के आनी है। अगर आप sin x को ले लोगे तो आपकी लिमिट 0 नहीं आने वाली है, इसीलिए हम 1 upon under root x को भी ले रहे हैं। नहीं तो ये ना सोचे कि इसके लिए तो आप कहते हो -1 से +1 तक के बीच में बाउंडेड है, नहीं ऐसा नहीं। इसका नेचर मोनोटॉनिक नहीं होगा। अगर आप sin x की बात करोगे तो sin x का ग्राफ कैसा लगता है? ये मोनोटोन का मतलब है एक दृष्टा जो एक बिहेव रखे, जबकि sin का एक बिहेव नहीं, -1 से +1 तक बेचारा दौड़ रहा है, सिंगल बिहेव तो रख ही नहीं सकता। वैसे भी मोनोटॉनिक नहीं होगा, मजबूरी है मोनोटॉनिक के लिए आपको 1/√x को चुनना पड़ेगा। एक दूसरी मजबूरी, लिमिट आपको 0 चाहिए, वो आपको यहीं पर मिलने वाली है। चलिए fx की लिमिट निकालते हैं। Here function fx is bounded। सीधे लिखना, इसको दिखाने की जरूरत नहीं है, अपनी समझ के ऊपर है कि आप इसको बाउंडेड करो। a रखने पर एक वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट a दे रहा है, जो आप टॉप वैल्यू x की भर सकते हो, आप इंफिनिटी भर सकते हो। 1 अपॉन इंफिनिटी पर 0 दे रहा है, तो बेचारा 1 अपॉन अंडर रूट a और उधर दे रहा है 0, बाउंड तो हो ही गया। f ऑफ x इज बाउंडेड। ठीक, इसके साथ साथ एंड बाउंडेड होने मोनोटोनिक नेचर हाई है भाई, ये देगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 1। अगर आप 1 से शुरू करते हो, उसके बाद अगर आप 2 रखते हो 1 अपॉन अंडर रूट 2, इसके बाद 1 अपॉन अंडर रूट 3,
इस तरीके से ये चलता चला जा रहा है। सोचो आप √2 √3 नीचे वाली क्वांटिटी आप बढ़ा रहे हो, जैसे जैसे नीचे वाली क्वांटिटी बढ़ेगी ये होल क्वांटिटी डिक्रीज कर रही है, तो कुल मिलाकर के नेचर कैसा हुआ, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हुआ। हमको डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग से मतलब नहीं, हमको मतलब है केवल नेचर मोनोटोन होना चाहिए बस, खाली बाउंडेड एंड मोनोटोनिक, मोनोटोनिक विद, जिस शर्त के साथ है वो शर्त भी लिख देते हैं, विद लिमिट x टेंडिंग टू द इंफिनिटी 1/√x इज इक्वल टू 0। तो fx उन तीनों बिहेवियर को पूरा करता है जो तीनों बिहेवियर हमको चाहिए, बाउंडेड होना, मोनोटोनिक होना और लिमिट का 0 होना। अब इनकी बात कर लेते हैं फाई ऑफ x की। इसके साथ ही साथ मॉड ऑफ द इंटीग्रेशन फ्रॉम लोअर लिमिट a है, a से लेकर के x कोई भी एक फाइनाइट वैल्यू हो सकती है, ऑफ sin x dx, यानी मॉड ऑफ द इंटीग्रेशन a to x phi x dx। अपने को पता है sin x का अगर हम इंटीग्रेशन लिखने जाएं तो sin x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस cos x हो जाएगा, और उठा करके वैल्यू रख दें, देखना दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस cos x लोअर लिमिट a से लेकर के अपर लिमिट कितनी हो गई, x हो गई मॉड, ठीक। दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ अपर लिमिट रखें माइनस cos x, लोअर लिमिट रखें तो माइनस माइनस प्लस cos a, ये रहा। दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ, इसको सुधार करके लिख लेते हैं cos a माइनस cos x। और अब इस बात है cos का फंक्शन है तो अनबाउंडेड तो हो नहीं सकता है, क्योंकि cos की वैल्यू -1 से लेकर के +1 तक ही दौड़ रही है, नोट करें इसे। जिनको इसमें दिक्कत लगे वैसे भी समझ सकते हैं कि लिखा गया मॉड ऑफ द z1 प्लस z2, और मॉड ऑफ द z1 प्लस z2 लेस देन आर इक्वल टू मॉड ऑफ द z1 cos ऑफ a प्लस मॉड ऑफ z2 यानी cos ऑफ x, ऐसा भी लिख सकते हैं। हमको पता है दिस इज लेस देन आर इक्वल टू, इसकी टॉप वैल्यू 1 होती है, ये भी cos का टॉप वैल्यू 1 होती है, 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2, लोग बाउंडेड हो चुका है, यानी दिस इंप्लाइज दैट मॉड ऑफ द इंटीग्रेशन फ्रॉम a to x sin x dx is less than or equal to 2, that is bounded, सारे नेचर आपने फुलफिल कर दिए जितने आपसे टेस्ट में मांगे गए थे डिरिचलेट में, जिसका मतलब दिया गया इंटीग्रल। सो बाय डिरिचलेट टेस्ट इंटीग्रेशन फ्रॉम a to infinity sin x upon √x dx is कन्वर्जेंट। ये दिया गया इंटीग्रल कैसा होगा, कन्वर्जेंट होगा, शर्त यही है a ग्रेटर देन कितना है, 0। नोट कर लो सर, अगला न्यूमेरिकल उठाएं। बस ये आखिरी टेस्ट है इस पर, डिरिचलेट टेस्ट के बाद उसके बाद हम लोग एब्सोल्यूट कन्वर्जेंसी की चर्चा कर लेंगे। यहाँ ये याद रखना कि हमने x की कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं ली है, x तो हमने एज इट इज छोड़ दिया, बस इतना पता है कि x फाइनाइट वैल्यू है, तो इसका मतलब आप x की वैल्यू कोई भी रखोगे आपको आंसर यही मिलने वाला है। तो ये पूरा का पूरा मॉड ऑफ फाई ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ द फाई ऑफ x dx है, इसकी हर फाइनाइट वैल्यू के लिए हमेशा 2 से कम तर रहने वाला है, यानी बाउंडेड रहने वाला है। अगला न्यूमेरिकल लेते हैं। नेक्स्ट है प्रॉब्लम दी गई है, शो दैट integral from 0 to infinity sin x square dx is convergent, sin x square dx is convergent,
ये साइन एक्स स्क्वायर डी एक्स इसको कन्वर्जेंट है। बेसिक दिक्कत यही है कि आपकी लिमिट जीरो से इन्फिनिटी शुरू है, और अगर ये जीरो से इन्फिनिटी है काम फिर हमारा वही होगा, इसको जीरो से किसी पहले फाइनाइट तक ले जाए, फिर वो फाइनाइट क्वांटिटी से जीरो तक लेकर के जाए। तोड़ देते हैं इनको हिस्से में, सिंपल आप कहीं भी तोड़ सकते हो, जीरो से वन पर, जीरो से टू पर, जहां मर्जी वहां पर टूटो। जीरो से वन पर तोड़ रहे हैं इसको, सॉल्यूशन देखना। हम इसको रीराइट करते हैं, ये बनेगा इंटीग्रेशन जीरो से इंफिनिटी साइन एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से वन साइन एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम वन से लेकर के इंफिनिटी साइन एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब सुनो, ये पूरा का पूरा इंटीग्रल अगेन प्रॉपर हो जाएगा, तो इसके लिए तो दिक्कत नहीं, इम्प्रॉपरनेस बस यहाँ पर ही है, वो भी ये क्योंकि इसकी रेंज कैसी आई, इनफाइनाइट फर्स्ट काइंड का, यहाँ पर लिखना प्रॉपर प्रॉपर, और इसके लिए लिख देना ये अपने आप को कैसा मिला, इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर ये रहा। ऑब्वियस बात है, केवल सेकंड इंटीग्रल ही चेक किया जाएगा, सो बी चेक ओनली, सो बी चेक ओनली, सिर्फ और सिर्फ चेक करेंगे इंटीग्रेशन फ्रॉम वन से इंफिनिटी साइन एक्स स्क्वायर डी एक्स। दिक्कत सुनना, दिक्कत ये है कि अगर हम इस पर डिरिचलेट का टेस्ट अप्लाई करें तो हमको दो फंक्शन चाहिए, पहला एफ एक्स, दूसरा जी ऑफ एक्स या फाई ऑफ एक्स, जो भी आपका हो। लेकिन यहाँ पर एक ही फंक्शन है साइन एक्स स्क्वायर, दो फंक्शन यहाँ पर नहीं नजर आ रहे, नहीं है तो एक फंक्शन हम खुद से बनाते हैं। दिमाग में ये रखना है कि आपको जो फंक्शन चाहिए उसकी लिमिट कहीं ना कहीं जीरो होनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात, अगर हम नॉर्मली इसको लिमिट लिमिट हटा दें, नॉर्मली हम साइन एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करना चाहें तो हम एक्स स्क्वायर को यू मानेंगे। एक्स स्क्वायर यू मानने का मतलब है कि 2x dx इज इक्वल टू du बन जाएगा। 2x dx, वो जो 2x आया ना, वो 2x का फैक्टर अपने काम का है, क्योंकि अगर हम 2x में 1/2x कर देते हैं तो 1/2x एक तो डिक्रीजिंग हो जाएगा, और दूसरा लिमिट रखने पर जीरो आएगा। तो एक ही काम करते हैं, 2x से मल्टीप्लाई 2x से डिवाइड कर देते हैं, ये बन जाएगा इंटीग्रेशन वन से इंफिनिटी साइन एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वन टू इंफिनिटी 1/2x इंटू 2x साइन एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये एक साथ और ये एक साथ, और ये मेरे लिए काम करेगा फंक्शन एफ एक्स का, और ये मेरे लिए काम करेगा फंक्शन फाई ऑफ एक्स का। ये इनका हाल, पहला तो ये बाउंडेड होगा, वन रखने पर 1/2, इंफिनिटी रखने पर जीरो देगा, बाउंडेड है। दूसरी बात, बाउंडेड होने के साथ साथ मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग नेचर है, तो चलो मोनोटोन हो गया, बाउंडेड, इसको और चेक करना है कि क्या ये सचमुच में लेस देन आर इक्वल टू समथिंग होगा या नहीं, मतलब इसको भी बाउंडेड रहना है। नोट करें, एफ एक्स से शुरुआत करते हैं फिर लेकर के here fx is equal to 1/2x is monotonic, plus bounded plus limit x tending to the infinity 1/2x is equal to 0। यहाँ पर जो आपका फंक्शन fx 1/2x है वो मोनोटॉनिक है, बाउंडेड है, और इसके साथ साथ लिमिट उसकी कितनी है, x टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/2x, ये आपकी लिमिट कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। नोट करो, अगली चर्चा फाई ऑफ x के लिए करेंगे। फाई ऑफ x उठा लें, इनका हाल देख लेते हैं, लिखना एंड मॉड ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम, अच्छा ये मोनोटॉनिक और बाउंडेड जो कहा गया है, ये एक से लेके इंफिनिटी तक के बीच में कहा गया है,
ठीक, तो इसको चाहे तो मेंशन कर देना बाउंडेड इन 1 टू इंफिनिटी, और चाहे तो छोड़ देना। इतनी समझ है कि हम लोग डिरिचलेट का टेस्ट लगा रहे हैं। मॉड ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 लोअर लिमिट से कोई भी फाइनाइट लिमिट x तक 2x इंटू साइन एक्स स्क्वायर dx, ये चल देखते हैं इसको। अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये है इंटीग्रेशन 1 से लेकर के x तक 2x साइन एक्स स्क्वायर dx। अगर हम x स्क्वायर को u मान लें, x स्क्वायर को u, तो इसका मतलब 2x dx बराबर कितना हो जाएगा du। तो 2x dx बराबर du, यानी ये बनेगा इंटीग्रेशन फ्रॉम साइन u और यहाँ पर कितना du। लिमिट का हाल देख लेते हैं, चूंकि हमने 2x बराबर कितना माना, सॉरी हम लोगों ने x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना माना है, u माना है, तो 1 रखने पर u इज इक्वल टू 1 ही आएगा। इंफिनिटी पर सॉरी x रखने पर u इज इक्वल टू कितना x स्क्वायर मिल जाएगा अपने को, या उल्टा रखते हैं। नानी के पास जाओ, नानी के वैसे रख के जा रही। अरे वो मेरा है तो बदमाशी नहीं को। लोअर लिमिट अपर लिमिट कुल मिलाकर के 1 से x स्क्वायर है, जैसे x इज इक्वल टू 1 पुट करें u इज इक्वल टू 1 मिलेगा। अब की बार x इज इक्वल टू x स्क्वायर पुट कर देंगे तो u इज इक्वल टू x स्क्वायर मिलेगा, और इसका इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं दिस इज इक्वल टू माइनस cos u। अगर इसका इंटीग्रेशन माइनस cos u और लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट कितनी x स्क्वायर, अपर लिमिट रखें तो कितना आएगा माइनस cos x स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस लोअर लिमिट रखने पर cos 1 स्क्वायर, कुल मिलाकर क्या आता है मॉड ऑफ cos 1 स्क्वायर माइनस cos x स्क्वायर। ये रहा। और फिर से एक बार, क्योंकि दोनों ही cos के हैं तो हम सीधे भी लिख सकते हैं लेस देन आर इक्वल टू 2, पिछली बात की तरह मॉड ऑफ z1 प्लस z2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ लेस देन आर इक्वल टू मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2, लेस देन आर इक्वल टू 2 कर देना, यानी फिर से एक बार बाउंडेड हो गया। दिस इंप्लाइज दैट 5 वगैरह माने थे नहीं मानते, कहीं कुछ नहीं मानते, ये यहीं पर दिस इंप्लाइज दैट मॉड ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 टू x phi of x dx, phi of x dx is bounded, so इसलिए by Dirichlet test दिया गया इंटीग्रल, यानी जो प्रोडक्ट में दिया गया है इंटीग्रेशन फ्रॉम, क्योंकि हम केवल सेकंड के लिए चेक कर रहे थे इसलिए सेकंड के लिए बता रहे हैं, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 से लेकर के इंफिनिटी तक साइन एक्स स्क्वायर dx इज कन्वर्जेंट। ये कन्वर्जेंट हुआ, तो ये कन्वर्जेंट है, तो पहला वाला इम्प्रॉपर वाला हिस्सा कैसा रहा कन्वर्जेंट, प्रॉपर वाला हिस्सा ऑलरेडी कन्वर्जेंट है, सो इसलिए सो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी sin x square dx is also convergent, sin x square dx is also convergent, नोट करें। अगला मेथड चेक करते हैं, दिया गया है प्रॉब्लम, show that the integral
show that the integration from 0 to infinity sin x upon x dx ना e to the power minus ax sin x upon x dx ये रहा, जहां पर a, ये जो ऊपर a लगा है पावर में ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, यहाँ पर a ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 is convergent ये इंटीग्रल दिया गया है 0 से लेकर के इंफिनिटी e टू दी पावर माइनस ax sin x अपॉन x dx और a ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है, दिखाना है कि ये दिया गया है इंटीग्रल कन्वर्जेंट है। जद्दोजहद फिर वही है कि लोअर लिमिट 0 है, तोड़ी जाए लोअर लिमिट। चलो वापस 1 से इंफिनिटी लेकर के भागे लोअर लिमिट को। चलो शुरुआत करते हैं। अच्छा, हर बार 1 से इंफिनिटी ही क्यों जाया जाए? 1 से इंफिनिटी पर जाने का कोई खास तो रीजन तो अपने पास है नहीं। कहीं से भी चल देते हैं, देखते क्या होता है। a लिया गया है तो b से इंफिनिटी चलते, ठीक, चलो देखते हैं। सॉल्यूशन लिखना, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से इंफिनिटी टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस ax इंटू साइन x अपॉन x dx इज इक्वल टू, जनरल लेकर के चलते हैं, b की वैल्यू कुछ भी रख देंगे, मे बी गड़बड़ होगा तो वापस लौटेंगे। इंटीग्रेशन हालांकि नहीं होगा, 0 से b e टू द पावर माइनस ax sin x अपॉन x dx एक हिस्सा प्लस इंटीग्रेशन, ठीक, प्लस इंटीग्रेशन b से लेकर के इंफिनिटी नहीं कर पाऊंगा, चलते हैं, माइनस ax sin x अपॉन x dx। इनका हल पहले निकालते हैं। अपर एंड पर कोई इम्प्रॉपर्स नहीं होगा, लोअर एंड का चेक कर लेते हैं। लिमिट क्या है? लिमिटिंग हाल, लिमिटिंग x टेंडिंग टू लिमिट x टेंडिंग टू द 0 e टू द पावर माइनस ax into sin x upon x here, ऐसे लिखते हैं, here लिमिट x टेंडिंग टू द 0 e की माइनस x into sin x upon x dx। इनका हाल देखना, x बराबर 0 लिमिट रखने पर ये कितना हो जाएगा, e टू द पावर माइनस e टू द पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1, ये तो 1 है, दिस इज इक्वल टू 1, और ये लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x upon x, ये भी कितना हुआ 1 दैट इज इक्वल टू 1। इसका मतलब पहला वाला इंटीग्रल कैसा हो गया? प्रॉपर implies that first integral is proper, first integral is proper। और ऑब्वियस सी बात है, सेकंड तो अपनी रेंज की वजह से ही कैसा हो गया है, improper। So we check only second integral, so we check only integration from b to infinity e to the power minus ax sin x upon x dx, केवल इनको चेक किया जाएगा। चलो चेक करते हैं। फंक्शन fx और फाई ऑफ x दो मानते हैं, डबल स्टार करके शुरुआत करते हैं। इंटीग्रेशन फ्रॉम b से लेकर के इंफिनिटी e टू द पावर माइनस ax sin x अपॉन x dx। चलो वो फंक्शन जिसमें लिमिट 0 आ सके, इनका तो नहीं नाम है। e की पावर माइनस ax अपॉन x, इसको नीचे ले अगर तो ये बन सकता है, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम b से लेकर के इंफिनिटी 1 अपॉन x इंटू e टू द पावर ax, और ऊपर बचेगा अपने पास इंटू साइन x dx। अब एक चीज देखो, ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन ये लगातार डिक्रीज करता जाएगा, एक बात। दूसरी बात, इस फंक्शन की लिमिट कितनी आएगी? 0। लोअर एंड पर b तो b बना रहेगा, अपर एंड पर 1 अपॉन इंफिनिटी 0 बाउंडेड है,
लिखना क्लियरली फंक्शन fx is equal to 1 upon x e to the power ax is bounded plus b से इन्फिनिटी तक के बीच में मोनोटॉनिक प्लस मोनोटॉनिक प्लस इज बाउंडेड प्लस मोनोटॉनिक इन क्लोज्ड इंटरवल b से लेकर के इंफिनिटी सॉरी सेमी क्लोज्ड ओपन इंटरवल b टू इंफिनिटी एंड और इसके साथ ही साथ लिमिट x टेंडिंग टू द इंफिनिटी 1 अपॉन x e टू द पावर ax इज इक्वल टू 0 और लिमिट कैसी आ गई 0 नाउ मॉड ऑफ द इंटीग्रल फ्रॉम b टू x किसी भी फाइनाइट वैल्यू के लिए phi of x sin x dx is equal to mod of sin x का इंटीग्रेशन minus cos x लोअर लिमिट है b अपर लिमिट x mod दिस इज इक्वल टू अपर लिमिट रखने पर minus cos x यानी कि mod of the cos b minus cos x and this is less than or equal to 2 which is bounded that is bounded ये दिया गया इंटीग्रल आपका कैसा आया बाउंडेड आया बाउंडेड so by Dirichlet test इसलिए डिरिचलेट टेस्ट का इस्तेमाल करते हुए ये दिया गया जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल जिसको हम लोग चेक कर रहे थे ये so by Dirichlet test integral from b to infinity e की पावर minus ax sin x upon x dx is convergent इसलिए ये दिया गया इंटीग्रल कैसा होगा कन्वर्जेंट और ये कन्वर्जेंट तो इसका मतलब जिस इम्प्रॉपर को आप लेके चले वो कन्वर्जेंट प्रॉपर ऑलरेडी कन्वर्जेंट प्लस कन्वर्जेंट मेन इंटीग्रल कैसा होगा कन्वर्जेंट implies that main integral is also convergent main integral is also convergent आपको दिया गया मेन इंटीग्रल भी कैसा होगा कन्वर्जेंट होगा नोट कर लो यहाँ पर इसके टेस्ट खत्म होते हैं यहाँ से एक छोटा सा आर्टिकल है जिसके ऊपर केवल 2 नंबर की जरूरत हम लोगों को है जिसको बोलते हैं एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस ये जो आपका फर्स्ट काइंड का होता है इसके एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस की बात करेंगे और उसके बाद तुरंत शुरू हो जाता है कन्वर्जेंसी ऑफ द सेकंड टाइप ऑफ द इंटीग्रल जो आपका इम्प्रॉपरनेस सेकंड टाइप का होगा उनके लिए हेडिंग डालते हैं एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस हेडिंग डाल देना एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रल a to infinity fx dx इंटीग्रल फ्रॉम a to infinity फंक्शन fx dx इसमें लिखना an improper integral an improper integral of a function fx of a function an improper integral of a function fx of a function fx is said to be कहा जाता है is said to be converge absolutely
converge absolutely said to be converge absolutely if if the integral of if the integral of the absolute value of fx integral of the absolute value of fx is finite मतलब समझना, अगर हमसे कोई पूछे कि इंटीग्रल फ्रॉम a टू इंफिनिटी फंक्शन fx dx क्या ये एब्सोल्युटली कन्वर्ज करता है, तो ये जो वर्डिंग आई है एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, इसका मतलब होता है कि आप इस फंक्शन की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालो। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है फंक्शन की सारी नेगेटिविटी को हटा देना, यानी आप fx से तैयार कर लो कितना मॉड ऑफ fx, और मॉड ऑफ fx पर चेक करो कि क्या मॉड ऑफ fx a टू इंफिनिटी dx ये कन्वर्ज करता है कि नहीं। अगर ये कन्वर्ज कर जाता है तो इसका मतलब है कि आपका दिया गया फंक्शन fx कैसा कन्वर्जेंट होगा, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आपने किसी फंक्शन की सारी नेगेटिविटी को हटा दिया, जितना फंक्शन की नेगेटिविटी थी आपने सबको हटा दिया, और उसके बाद भी आपका फंक्शन कन्वर्जेंट है, तो इसका मतलब है कि आपका फंक्शन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। और अगर कोई फंक्शन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो गया, अगर कोई इंटीग्रल एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो गया, तो निश्चित तौर पर जो आपको मेन इंटीग्रल दिया गया है ये भी कैसा होगा, कन्वर्जेंट होगा। चल इसी बात को लिखते हैं, दैट इज अर्थात करके लिखना, दैट इज, इसी को अगर हम शॉर्ट में कहें दैट इज इंटीग्रल फ्रॉम a टू इंफिनिटी फंक्शन fx dx, ये दिया गया इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज सेड टू बी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, कहा जाता है इज सेड टू बी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, ऐसे शॉर्ट में लिखते हैं ना, इंटीग्रल a टू इंफिनिटी fx dx इज सेड टू बी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, ये इंटीग्रल एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कहा जाएगा इफ यदि इंटीग्रल फ्रॉम a टू इंफिनिटी ऑफ मॉड fx के मॉड का जो इंटीग्रल है dx ये कैसा रहेगा, कन्वर्जेंट रहेगा, इज कन्वर्जेंट। आसान भाषा में याद करने के लिए यही याद करना, अगर किसी फंक्शन की सारी नेगेटिविटी को रिमूव करने के बाद भी उसका इंटीग्रल कन्वर्जेंट है तो इसको आप कहते हो दैट्स कॉल्ड द एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट इंटीग्रल। नोट कर लो। सोचो आप किसी के ऊपर एक कंडीशन थोप रहे हो, कंडीशन की ऐसा होगा ये कंडीशन तुमको माननी पड़ेगी, ठीक। आप उसके ऊपर से सारी रेस्ट्रिक्शंस हटा देते हो कि तुम्हारे ऊपर आज से कोई शर्त नहीं, कोई दबाव नहीं है, जिसके ऊपर कोई शर्त नहीं, कोई दबाव नहीं है वो कन्वर्ज कर जाता है, तो दबाव के साथ तो वो कन्वर्ज करेगा ही करेगा। तो इसका मतलब होता है कि अगर आप फंक्शन की सारी नेगेटिविटी, फंक्शन के ऊपर से सारी कंडीशंस हटा देते हो, पॉजिटिव होना नेगेटिव होना, हर कंडीशन हटाने के बाद अगर इस बचे हुए ये जो आपका है पॉजिटिव फंक्शन जो आपका है इसका इंटीग्रल अगर कन्वर्ज होता है तो इसका मतलब जिस वक्त आप इसके ऊपर कंडीशन थोप दोगे, अब यहाँ तो आप ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, जब आपने पूरे फंक्शन पर मॉड बैठा दिया तो इसका मतलब आपने फंक्शन की सारी नेगेटिविटी को दूर कर दिया। एक आदमी है, उस आदमी को आप कह रहे हो कि हम आपके लिए 10 टीचर की व्यवस्था कर देंगे, इतनी की व्यवस्था कर देंगे, ये है वो, उसके बाद भी वो एक बाउंड्री को तोड़ करके बाहर नहीं जा पा रहा, तो जब आप उसकी इतनी मदद कर रहे हो और वो बाउंड्री तोड़ के बाहर नहीं जा पा रहा, तो जब उसके ऊपर शर्तें ला दी जाएंगी तब कहाँ बाउंड्री के बाहर जा पाएगा। सेम कंडीशन, जब आप फंक्शन की सारी नेगेटिविटी हटा दे रहे हो, उस पर मॉड बैठा दे रहे हो, तब उसका इंटीग्रल कन्वर्ज कर जाता है। तो जब उसके ऊपर कंडीशंस लदी पड़ी है, जैसे यहाँ पॉजिटिव हो सकते हो, नेगेटिव हो सकते हो, फंक्शन कुछ भी हो सकता है, तब ये होता है कंडीशनल कन्वर्जेंट होना। तो अगर कोई चीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो कंडीशनल कन्वर्जेंट होगी ही निश्चित तौर पर, यहां से यहां की गारंटी है। लिखना इस बात को, चाहे तो डबल स्टार करके रिमार्क में इस बात को लिखा जा सकता है कि एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है तो कंडीशनल कन्वर्जेंट होगा ही होगा। तो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंसी इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर द कंडीशनल कन्वर्जेंसी, बट नॉट द, ये सफिशिएंट होता है, आप इसको सफिशिएंट पार्ट कह सकते हो
कि एब्सोल्यूट कन्वर्जेंसी इज द सफिशिएंट फॉर द कंडीशनल कन्वर्जेंसी बट नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं है, आप इसको जरूरी नहीं कह सकते, तुम्हारा होना कंपलसरी है। कंडीशनल कन्वर्जेंट है, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन अगर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस है तो कंडीशनल कन्वर्जेंट होगा होगा। तो इनका होना पर्याप्त है इनको कहने के लिए, लेकिन ये हैं तो इनका आना हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों बातें पॉसिबल है। लिखना इसी बात को, लिखना इफ इंटीग्रल फ्रॉम a टू इंफिनिटी, डबल स्टार करके लिखते हैं, इफ इंटीग्रल फ्रॉम a टू इंफिनिटी फंक्शन fx dx, if integral from a to infinity function fx dx is absolutely convergent, is absolutely convergent, अगर आपको दिया गया फंक्शन fx dx कैसा फंक्शन रहा, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट फंक्शन रहा, देन इट इज नेसेसरीली कन्वर्जेंट, तब ये हर हाल में कन्वर्जेंट होगा, कंडीशंस चाहे जो भी लग जाए इसके ऊपर, देन इट इज नेसेसरीली कन्वर्जेंट, लिख देना, देन इट इज नेसेसरीली then it is necessarily convergent, convergent। सारी पॉजिटिविटी लगा देने के बाद, सारा दमखम लगा देने के बाद भी अगर कोई पर्टिकुलर एक जगह से आगे नहीं बढ़ सकता है, तो इसका मतलब है जब वो परिस्थितियों का मारा होगा तो निश्चित तौर पर उस जगह से आगे नहीं जा सकता है, दैट्स कॉल्ड द कंडीशनल कन्वर्जेंस होना। यानी आप एब्सोल्यूट कन्वर्जेंसी पर आ गए तो निश्चित तौर पर कंडीशनल कन्वर्जेंसी पर आ चुके हो। If integral a to infinity function fx dx is absolutely convergent, then it is necessarily convergent। but लेकिन उल्टा नहीं हो सकता है, लिखना but if यदि integral from a to infinity function fx dx is convergent, लेकिन अगर आपका ये मेन इंटीग्रल जिसको आप कहते हैं ना कंडीशनल कन्वर्जेंट होना, ये कंडीशनली कन्वर्जेंट है तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो ये कोई जरूरी नहीं। एक आदमी उसको चार लोग सब तरफ से दबदिया करके रखे हुए हैं, आज वो उभर नहीं पा रहा है, कंडीशन परिस्थितियों का मारा हुआ है, लेकिन उसके साथ कोई जबरदस्त आदमी आ जाए जो उसका सपोर्ट करे तो हो सकता है वो टाटा बिरला अंबानी बन सकता है, इसका मतलब वो डाइवर्ज कर सकता है। लिखना इफ इंटीग्रल फ्रॉम a to infinity fx dx इज कन्वर्जेंट, मतलब पहले परिस्थितियों का मारा हुआ कन्वर्जेंट था, लेकिन बाद में मॉड लगाने पर, एब्सोल्यूट वैल्यू लाने पर वो कैसा हो चुका है, डाइवर्ज हो चुका है, पॉसिबिलिटी है। But if integral from a to infinity fx dx is convergent, ठीक, it is कॉमा करके कॉमा, it is not necessarily absolute convergent, it is not necessarily absolute convergent, absolutely not necessarily absolutely convergent, तब ये नेसेसरली, ऐसा जरूरी नहीं है कि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। इस आधार पर लिखें 10, अतः इस आधार पर हम एक बात बड़ी साफ तौर पर कह सकते हैं, 10 एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस सफिशिएंट होता है कंडीशनल कन्वर्जेंट होने के लिए, परिस्थितियां हटा देने के बाद आप कन्वर्जेंट हो, मतलब आपके साथ खूब अच्छा बर्ताव किया जा रहा है, आपके साथ सारी पॉजिटिविटी लगा दी कि उसके बाद भी आप कन्वर्जेंट हो, तो परिस्थितियों के गुलाम होने पर तो आप कन्वर्जेंट रहोगे, सफिशिएंट है। लिखना 10 एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, absolute convergence is sufficient, पर्याप्त होता है, is sufficient but not necessary condition,
but not necessary condition, but not necessary condition for the for conditional convergency, or conditional convergent, और कंडीशनल कन्वर्जेंट। लेकिन कंडीशनल कन्वर्जेंट होने के लिए ये नेसेसरी हो, ये कोई जरूरी नहीं है, सफिशिएंट होता है। बुक में से टोटल 2 न्यूमेरिकल हैं, एक हम करेंगे, एक तुम लोगों के लिए होमवर्क के तौर पर छोड़ेंगे। चल शुरुआत करते हैं। प्रॉब्लम नोट करो, दिया गया है, show that integral from 0 to infinity sin mx upon a square plus x square converges absolutely, आपको दिखाना है कि ये दिया गया इंटीग्रल कन्वर्ज करता है कैसा, एब्सोल्युटली। अगर ये एब्सोल्युटली कन्वर्ज करता है, कंडीशनली कन्वर्जेंट तो होगा ही होगा। चलो शुरुआत करते हैं। सॉल्यूशन लिखना, गिवन इंटीग्रल converges absolutely if दिया गया इंटीग्रल एब्सोल्युटली कन्वर्ज करेगा, यदि इंटीग्रल फ्रॉम 0 to infinity mod of sin mx upon a square plus x square dx is converges। अगर आपका ये इंटीग्रल कन्वर्ज करता है, तब आप कह सकते हो कि आपका ये इंटीग्रल कैसा होगा, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा। चलो अब आज की तारीख में यही मेरे लिए फंक्शन fx होगा। शुरुआत करते हैं। तो कुल मिलाकर के हमको कन्वर्जेंसी चेक करनी है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to infinity fx dx की। लिखना हियर, यहाँ पर फंक्शन fx is equal to mod of sin mx upon a square plus x square, ये रहा। और हम ये भी जानते हैं कि दिस इज इक्वल टू mod of sin mx अपॉन mod of, चूंकि नीचे r टोटल पॉजिटिव है तो आप mod लगाओ ना लगाओ, आज की दरकार खत्म इसकी, अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। और मुझको पता है mod of sin mx एक से ऊपर नहीं जा सकता, तो दिस इज लेस देन आर इक्वल टू 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। जिनको दिक्कत लगे वो यहां पर लिख दें, सिंस mod of the sin mx लेस देन आर इक्वल टू 1 लिखा जा सकता है। अब सोचो fx कन्वर्जेंट होगा अगर ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट हो जाता है, इसके कन्वर्जेंट होते इनकी कन्वर्जेंसी की गारंटी मिल जाएगी। लिखना है इसका आपको, बाय यूज ऑफ कंपैरिजन टेस्ट, या पहले उसको कन्वर्जेंट दिखा लेते हैं, फिर कंपैरिजन टेस्ट की लाइन लिख देंगे। लिखना सिंस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to infinity 1 upon a square plus x square, साथ में कौन है dx इज इक्वल टू, खूब इसको शुरुआत में हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, इसको सीधे सीधे लिख देंगे, लिमिट x टेंडिंग टू द इंफिनिटी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर के x dx अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 1 अपॉन tan इनवर्स x by a इज इक्वल टू 1 अपॉन a tan इनवर्स x by a, ये। और लिमिट की अगर बात करें तो लोअर लिमिट कितनी है 0, अपर लिमिट कितनी है x, वैल्यू पुट करते हैं, इज इक्वल टू अपर लिमिट x रखने 1 अपॉन a tan इनवर्स, अरे बाहर लिमिट का हिस्सा छोड़ दिया, इस पे
गलती जल्दबाजी में, लिमिट x टेंडिंग टू द इंफिनिटी ब्रैकेट के अंदर 1/a, ठीक, इनटू यहाँ पर लिखते हैं tan इनवर्स x by a, और लोअर लिमिट कितनी है 0, अपर लिमिट कितनी है x, यानी ये अपने पास आता है दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू द इंफिनिटी, चलो लिमिट अप्लाई करते हैं 1/a tan इनवर्स, ये अपने पास आ गया है x by a, ठीक, लोअर लिमिट 0 है, tan इनवर्स 0 की वैल्यू दैट इज इक्वल टू 0, तो -1/a, फिर लिख लेते हैं tan इनवर्स 0/a, कुल मिलाकर के दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू द इंफिनिटी 1/a tan इनवर्स x by a। अब गौर करना, x इज इक्वल टू इंफिनिटी रखने पर tan इनवर्स इंफिनिटी दैट इज इक्वल टू π/2, तो ये अपने पास आया π/2a implies that integration from 0 to infinity 1/a square plus x square dx, ये जो इंटीग्रल बना is convergent, ये आपका कन्वर्जेंट आया, सो इसलिए अब कंपैरिजन टेस्ट से, सो बाय कंपैरिजन टेस्ट, इसलिए कंपैरिजन टेस्ट से इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी fx dx, अच्छा ध्यान रखना fx कौन था, fx हमने ये मॉड वाला टर्म माना था, दिस इंटीग्रल fx dx इज कन्वर्जेंट CGT, और अगर ये कन्वर्जेंट है तो इसका मतलब ये मॉड वाला हिस्सा कन्वर्जेंट हुआ, दिया गया इंटीग्रल एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट हुआ। लास्ट लाइन लिख देना, यहां पर लिख दे रहे हैं implies that given integral is absolutely convergent, ये लिख देना, ये एक न्यूमेरिकल मेरी तरफ से, कुल 2 न्यूमेरिकल है, एक तुम्हारी जिम्मे रहेगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो होगा वो हम यही कॉर्नर पर कहीं पर लिख देंगे, कम से कम ये न्यूमेरिकल तो हटा ही सकते हैं, वो होगा शो दैट इंटीग्रल केवल मेरे पास, शो दैट इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी है, वो 0 टू इंफिनिटी e की माइनस x cos mx dx, ये रहा e की -x cos mx dx, इसको दिखाना है कि ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा, इजी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, ये तुम लोगों के जिम्मे होमवर्क है, ये एक मेरी तरफ से। अब जो कल लेक्चर अपलोड होगा, कल के लेक्चर में इंटीग्रल, इम्प्रॉपर इंटीग्रल सेकंड टाइप वाले जो होंगे उनकी कन्वर्जेंसी की बात करेंगे, और उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा पूरे तरीके से। अब ये आज इसमें और पढ़ाएंगे तो निश्चित तौर पर वो पूरा का पूरा 3.5 घंटे का लेक्चर है, 1.5 घंटे का ये लेक्चर हो गया है, 1.5 वो बना देंगे, वो 3 घंटे का एक साथ खत्म करने में दिक्कत आएगी, इसलिए उसको आगे लेक्चर में मिला देंगे, ये नोट कर लो।